बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से IMF के साथ ये मुआहिदा तय पा जाए, और IMF के साथ मुआहिदा तभी होगा जब उनकी जो शराइत हैं उस पर पाकिस्तान अमल दरामद की यकीन दहानी कराएगा। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब कौम से खिताब कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमें यकीन है कि हमने जितने इक़दाम किए हैं और अगर IMF की जानिब से मज़ीद शराइत सामने ना आई तो बहुत जल्द ये मुआहिदा हो जाएगा। अब वो शराइत क्या हैं? डेफिनेटली शराइत ये हैं कि जिसमें अवाम जो है पाकिस्तान की उस पर बोझ ज़्यादा पड़ता है। सरकारी तनख्वाहों के हवाले से अगर हम बात करें, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अगर उनको टैक्स में रिलीफ देने की बात की जाए तो वो रिलीफ भी वापस लेने का कहा जाता है IMF की तरफ से। पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से। और आज एक और टैक्स लगाने का जो फैसला किया गया है जिसको सुपर टैक्स का नाम दिया गया है, और ये बड़ी सनतों पर उनकी आमदन पर टैक्स लगाने का ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन कमाने वाले पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। 20 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदन पर 2%, 25 करोड़ से सालाना ज्यादा आमदन पर 3% और 30 करोड़ सालाना से ज्यादा आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा, जिसको गुर्बत में कमी के टैक्स का नाम दिया गया है। और ये शर्त भी IMF की शराइत में से एक शर्त है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते चले जा रहे हैं। जब ये खबर आई उसके बाद भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। अभी जुलाई में हुकूमत ने पहले ही अवाम को खबरदार कर दिया है, बिजली और गैस का बहरान भी आएगा। जुलाई में अभी जिस तरीके से गर्मियां जारी हैं, आज मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होगा, और सर्दियों में पहले से ही अवाम को खबरदार कर दिया गया है कि गैस की लोड शेडिंग के लिए भी तैयार हो जाएं। फिर साथ ही साथ 1 जुलाई से बिजली की कीमतें जो हैं उसमें भी हैरान कुन इजाफा होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। ऑब्वियसली अगर हुकूमत ने अवाम में मकबूल होना है या किसी हुकूमत ने अवाम में गैर मकबूल होना है तो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि वो डिलीवर क्या कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अब ये जो इक़दामात जिसको हुकूमत ये कहती है कि माजी की हुकूमत की वजह से हुए हैं, या वो ये कहते हैं कि उनकी तरफ से बारूदी सुरंगें बिछाई गई और आज हम उसका शिकार हो रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये तमाम चीज़ें तो PDM में शामिल तमाम जमातों को पता थी कि ये हालात हैं। उसके बावजूद भी ये वॉलंटियर एक तरीके से इस हुकूमत की तरफ से किया गया, इन तमाम जमातों की तरफ से, कि हम आएंगे तो मुल्क को सही डायरेक्शन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इमरान खान और PTI जो है वो बड़ी गलत डायरेक्शन पर लेकर चले गए हैं। तो अभी तक ये डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रही इस हुकूमत को, और ये जो मसाइल हैं ये कब तक जो है वो कम हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे। रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। रफीक रजवाना साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस हुकूमत की तरफ से मईशत के इस्तेहकाम के लिए या मौशी बहाली के लिए, इसको जो भी नाम दिया जा रहा है, ये तमाम इक़दामात यकीनी तौर पे अवाम पर बोझ के सिवा कुछ साबित नहीं हो रहे अभी तक। आपको नहीं लगता कि इन तमाम इक़दामात के बाद जो इमरान खान का नैरेटिव रहा है इस हुकूमत को लेकर या PDM की तमाम जमातों को लेकर, वो दिन ब दिन मजबूत होता चला जाएगा? देखिए, बात ये है, मेरे व्यूज़ पूछने के लिए आपका शुक्रिया। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है वहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आवाम का जो हाल है वो भी बात आपकी ठीक है। उस पर तो दो राय हो ही नहीं सकती कि इस महंगाई में आवाम के साथ क्या हो रहा है और उससे पहले क्या हुआ। इस वक्त मैं किसी हुकूमत का कंपैरिजन नहीं करता, ना ही मैं किसी पे तनकीद करता हूँ, ना मैं किसी की तारीफ करता हूँ। हमें एक बैलेंस्ड, एक मुतवाज़न अदेदाल पसंदी से मुल्क की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बात भी करनी चाहिए और अमली इक़दामात भी उठाने चाहिए। सियासत का बड़ा वक्त पड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माशी बहरान जो है वो संगीन हो गया है।
उसके लिए हुकूमत काविश कर रही है। और IMF की जो शराइत हैं वो पिछले दौरे हुकूमत में हुई, जो भी हुई उस पर भी मैं कोई गुफ्तगू नहीं करता, हो गई शराइत तय। अब उनकी जो फर्दर शराइत हैं वो उसी जो मुआहदा है उसके मुताबिक आगे चलनी है। इस स्टेज पे आके बीच मंझदार में समंदर के दरमियान खड़ा करके जब हुकूमत की तब्दीली हुई तो अब जो शराइत है IMF के, उनसे इनकार करना ऐसे ही है जैसे कि आप समंदर में ही फिर वहाँ पड़े रहेंगे और वहीं डूब जाएंगे, खुदा न खास्ता। वक्त का तकाजा है, हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है और अनपॉपुलर फैसले कर रही है, सही बात है। गरीब को आप जितनी तसल्ली दें, गरीब को आप जितनी आप सपोर्ट करें, कम भी है, क्योंकि गरीब पिसता चला जा रहा है। मगर इस सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ ऐसे इकदाम किए गए और किए जा रहे हैं जो साहिब सरबत लोग हैं उन पर कोई टैक्स की जो है ना मार्जिन बढ़ाया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो भी ज़रूर एहतजाज करेंगे, मगर फिर भी मैं समझता हूँ वो कुछ न कुछ अफोर्ड कर सकते हैं ताकि उसका जो फायदा है वो गरीब आवाम पर जाए और गरीब आवाम पर मजीद बोझ जिसको ना गरीब डाला जाए। इन हालात में कोई टैक्स का या गुर्बत में कमी का टैक्स का नाम दिया जा रहा है। बट रफीक रजवाना साहब, आपकी मैं सारी बातें चले मानती हूँ, मेरा एक सवाल है, ये सवाल क्योंकि हर किसी के जहन में भी ये है, खुद इमरान खान जो है वो हर जलसे में ये नैरेटिव हर दिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये बिल्ड करते चले आ रहे हैं। आपने जैसे कहा कि इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया, बिल्कुल ठीक किया, IMF की तमाम शराइत इन्होंने मानी, ये भी आपकी बात सही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये तो आपको पता था कि IMF के साथ ये मुआहिदा कर चुके हैं, IMF की शराइत कड़ी शराइत हैं, आने वाले दिनों में मजीद कड़ी हो सकती हैं, बट उसके बावजूद यू वॉलंटियर्ड कि हम आएंगे तो हम मुल्क को संभालेंगे, तो फिर इनको चलने देते। IMF की जितनी शराइत थी ये मानते, ये उसका बोझ जो है सहते और ये अगले इलेक्शन में फिर उसको पे भी करते। मुल्की मफाद के तहत गवर्नेंस जो भी थी और मिसमैनेजमेंट जो भी थी उसको मद्देनजर रखते हुए मुल्क के मफाद को सामने रख के ये अदम एतमाद का कदम उठाया गया और ये आईनी इकदाम था और उसमें बाकी जमातें हैं। PMLN तो सिर्फ उनके वजीर आजम हैं, इसमें बाकी जमातें हिस्सेदार हैं। और मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हुकूमत काम कर रही है बड़ी नेक नियति से कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है और इंशाअल्लाह इससे हम निकल जाएंगे। सही है, मुश्किल वक्त है, इस वक्त जितनी भी तनकीद की जाए, इमरान खान साहब जो भी नैरेटिव बिल्ड करें वो नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। उनके नैरेटिव्स तो कोई एक तो नहीं है, कई नैरेटिव्स हैं। चलो वेलकम, बिस्मिल्लाह, सियासी लीडर है, उनका जो काम है करें वो आप करते हैं नैरेटिव। ये ठीक है अब्बासी साहब, ये आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। पूरी PTI का जो नैरेटिव है कि भाई ये क्यों आए फिर हुकूमत में, अगर इनको पता था हालात बुरे थे तो क्यों हमें निकालने की साजिश की, आप लोग ये सवाल करते हैं। रजवाना साहब का जवाब ये है कि जो हालात आप लोगों ने कर दिए थे मुल्की मुफाद में, वो कहते हैं ये फैसला किया। सादिया बहुत शुक्रिया। रिजवाना साहब ने एक तो जो ये महंगाई की है इसको इन्होंने रद्द कर दिया है, तो फिर तो एक दिन के लिए भी शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि PDM का तो असल मसला ही महंगाई था और महंगाई मार्च कर रहे थे। शहबाज साहब अलग पेट्रोल की कीमतों में बढ़ने पे वो तिलमिला उठते थे। मरियम साहिबा 6 रुपए पेट्रोल बढ़ने पे कहती थी कि इमरान खान के दिल में जो है ना, सीने में दिल नहीं है पत्थर है। और बिलावल साहब भी वो जो कांपे टांगने वाली मार्च की थी वो तो महंगाई के खिलाफ थी। तो रिजवाना साहब से मेरा सवाल यह है कि वो जो दिल पत्थर का था अब लोहे का हो गया है, जब आपको पेट्रोल की कीमतें आपने 85 रुपए बढ़ा दी हैं 3 महीनों में, और वो डीजल जो आपने 120 रुपए बढ़ा दिया। आपको पता है कि उससे ट्रांसपोर्टेशन वालों को क्या हालात है, ट्रैक्टर वालों के क्या हालात हैं, वो जो लोग जनरेटर पे चलाते थे और मुख्तलिफ जो आपके ज़राअत के लोग थे उनके क्या हालात हैं। तो आप यहां पे मान लेने का मतलब यह है कि कल ही शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात कि बड़े बुरे हालात थे, जरा अपना मुआशी सर्वे, इक्तिसादी सर्वे खोल के देखें। आपने खुद कहा है कि 5.5% ग्रोथ पिछले साल थी और 6% इस साल थी। रिकॉर्ड रेवेन्यू टैक्स का था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट था, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी। वो इकोनॉमिक सर्वे में उन चीजों का जिक्र था, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब्बासी साहब एक सवाल आपसे भी है कि देखें ये लोग जो हैं, ये हुकूमत IMF की एक शर्त के बाद
दूसरी शर्त पूरी करते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मुआहदा अभी तक नहीं हो रहा। अगर आपकी हुकूमत रहती बरकरार तो फिर आपने भी तो यही करना था, यही शराइत माननी थी कि नहीं माननी थी? आप क्या डिफरेंट करते? देखें, हम डिफरेंट कर रहे थे ना सादिया। 2019 का मुआहदा है, 2019 के मुआहदे में 2022 तक तकरीबन 2.5 साल तक तो हमारा तो पेट्रोल सिर्फ 58 रुपए बढ़ा था। इन्हें तो 3 महीने में इतना बढ़ा दिया। दूसरी बात ये, आज जो इंपोर्टेड वजीर आजम साहब ने जो तकरीर की है, आपने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। इन पे कोई एतबार, सबको पता है इनको जोड़ जाड़ के बैरूनी साजिश से लाया गया। ना कारोबारी का जो आपकी कम्युनिटी है वो इन पे ट्रस्ट करती है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रस्ट करते हैं। 10.6% से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुआ था। आज इन्होंने उस पर सुपर टैक्स लगा दिया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी तो गरीब को रोजगार कहां से मिलेगा? आपकी कौमी आमदनी कैसे बढ़ेगी? आपकी चीजों की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? आपके पास कोई प्लान नहीं है। मुल्क डुबोने के लिए आए, आपको एक साजिश के जरिए पाकिस्तान को डुबोने के लिए लाया गया। आप कहते हैं बुरे हालात थे। अच्छा, ये बताएं, साहब गए थे तो ये जो सुपर टैक्स लगाया है, इमरान खान ये बड़ी सनतों पे लगाया है, रिजर्व पड़े, उनकी आमदन पे लगाया है कि जितना भी कोई सनतकार सालाना कमा रहा है वो अपनी आमदन पे 10% ज्यादा देगा या 5% ज्यादा देगा या 2% ज्यादा देगा। सो इसमें किस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी गरीब पे बोझ आएगा? देखिए सादिया, इनको हमने 43 लाख लोगों का डाटा दिया था और हमने इनको कहा था, मुझे जरा बात प्लीज, मैंने इनको कहा था, रफीक रजवाना साहब आपकी तरफ आ रही हूं। चेन है, सप्लाई चेन है जी, सप्लाई चेन है, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। ये दुकानदार है, इस पे हमने मशीनें लगा के इन पे टैक्स लगाना था और हमने तो 8,000 अरब का टारगेट रखा हुआ था। तो ये जो लोगों पे टैक्स लगा है ये ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। तो जब कोई कारखाने वाला टैक्स देगा तो क्या वो रोजगार नहीं काटेगा? क्या उसका कीमत पे इंपैक्ट नहीं आएगा? क्या वो अल्टीमेटली जो आपका खरीदार है उस पर वो टैक्स ट्रांसफर नहीं करेगा? इनका काम ये था कि ये जो टैक्स इवेजन हो रही है, जो टैक्स की चोरी हो रही है, उन लोगों का डाटा, ये तो काम ही कोई वो नहीं करे। वो जरूरी है, वो आपकी बात सही है, टैक्स इवेजन जो है वो रोकी जाए, जो इनको IMF कह रहे हैं करी जा रहे हैं। ठीक है। सनतकार 29% पहले टैक्स दे रहा था, अब 10% बढ़ा देंगे तो 39% हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैं बात समझने से कासिर हूं, जिसमें मैं आपकी भी और रफीक रजवाना साहब की भी रहनुमाई चाहूंगी, कि ये सनतकार के आमदन पे टैक्स है सालाना जो वो कमा रहा है। अगर मैं एक लम्हे को आपकी बात मान भी लूं तो अगर वो एक सनतकार सालाना फर्ज करे 100 रुपए कमा रहा है, 100 पे वो 10 रुपए टैक्स दे रहा है, और अगर आप कहते हैं डबल प्राइस में वो बेचना चीज अपनी शुरू कर देता है, 200 कमाता है तो 200 पे वो फिर 20 रुपए टैक्स देगा। तो रफीक रजवाना साहब, ये तो आमदन पे जो आप लोगों ने लगाया है टैक्स, इसको जरा समझाएं कि कह रहे हैं कि पास ऑन गरीब आदमी पे ही करेंगे आप सारा बोझ। देखिए जी, एक मैकेनिज्म है, जिन्होंने टैक्स लगाया उन्होंने एक मैकेनिज्म के तहत ये फैसला किया है, ठीक है ना जी। मैं तो एक आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं तो ये कह सकता हूं कि वक्त का तकाजा है, कुर्बानी देने का वक्त है। इस वक्त डूबते हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी तब्दीली आई, उसके बाद ये देखिए कि एक वजीर साहब ने खुद कहा कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। मैं अब इसको दोहराता नहीं हूं, बहरहाल जो कुछ भी कहें इनको आज़ादी है, कभी कहें पाकिस्तान में एटम बम गिरा दो, कभी कहें जी कि ये हो जाता फलां हो जाता। बात यह है कि इक़्तिदार की जंग से हटके पाकिस्तान की माशी इस्तेकाम की जो जंग है उसको मिलकर लड़ना चाहिए। अब इनको जो रोल पार्लियामेंट में बैठ के अदा करना चाहिए था वो सड़कों पे अदा कर रहे हैं, सड़कों पे अफरा तफरी कर रहे हैं। इसको इस नज़र से देखिए, क्या इस माशी बहरान के वक्त सियासी अदम इस्तेकाम जो है पाकिस्तान को सूट करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड उसके बारे में क्या राय रखेगी? ये IMF के साथ थोड़ी बातें चली हैं, किसी नतीजे पे पहुंची हैं, चाइना ने भी एक सॉफ्ट लोन दे दिया है, सारी चीजें हैं। देखें वो ये आपके बारे में कहते हैं कि हुकूमत चल रही थी तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम क्यों किया, हमें घर क्यों भेजा? मैं बात करता हूं, देखें बात सुने मेरी बात सुने कि उनको अगर हटाया गया तो अदम एतमाद एक आईनी तरीके से आया, ठीक है जी। कभी वो साइफर का था, कभी कहते हैं हमें पहले पता था, कभी कहते थे ये होना था। उस सियासी जंग में नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त
सियासत को एक तरफ रख देना चाहिए। इस वक्त हकायक की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम की बात के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी बहरान के खात्मे के लिए आगे चलें। आइए पार्लियामेंट में बैठे मिलकर इस्तेहकाम, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएं। हमने तो फिर भी दावत दी है, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर में कहा था, फिर कह रहे हैं, जो लीडर आके कहेगा जब रफीक रजवाना साहब, बकौल आपके लीडरान के, बकौल आपकी पूरी जमात के, इन्होंने मुल्क का भट्टा बिठाया, इन्होंने मुल्क के साथ ये जो है वो खिलवाड़ किया, इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई, इन्होंने मईशत तबाह की, तो फिर इन्हीं के साथ डायलॉग क्यों करना है? ऑलरेडी आप कहते थे आपके पास स्ट्रैटेजी है, पूरी हिकमत अमली है, पूरा प्लान है, तो आप उसको लेके आगे चलेंगे, इनके साथ डायलॉग फिर क्यों करना चाहते हैं? मैंने तो मैनेजमेंट की बात की है, मिस गवर्नेंस की बात की है, मैंने तबाही की बात नहीं की, मैंने कोई और बात नहीं की। मैंने तो इनके वजीर के बयान का रेफरेंस दिया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा कि बारूदी सुरंगें बिछा दी है, ठीक है जी। बारूदी सुरंगों की बात मैंने इनके एक वजीर का हवाला दिया है। मैंने ये भी नहीं कहा कि ये तबाही फैला गए, मैंने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान को बर्बाद करके चले गए। मैं तो कह रहा हूँ, आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी जमात में कह रहे हैं वजीर आज़म मौजूदा बोलते हैं ये, तो वही वज़ीर आज़म इनसे डायलॉग क्यों करना चाहते हैं? देखें, हर के बात यह है, हर बंदे का अपना अपना तरीका है, अंदाज गुफ्तगू है कि किसी क्राइसिस में, किसी इशू पे वो किन अल्फाज में उस इशू के बारे में अपनी राय देता है। मैं ये कहता हूं कि जिस इशू के बारे में राय देनी चाहिए, पोलाइट राय दें, ताकि नाजरीन जब सुने उनको समझ आए तो माने, ना समझ आए तो बेशक ना माने। अब बात यह है कि अगर हम रिएक्शन में कोई बात करेंगे, जिस तरह हो रही है, रिएक्शन में मैं तकरीर करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कम ऑन, हमें कलेक्टिव विजडम से काम लेना चाहिए। हमें पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालने से पहले माशी बहरान से निकालना है। अगर सियासी बहरान को बढ़ाते जाएंगे, माशी बहरान बढ़ेगा। हमसे आप 3.25 साल की हुकूमत के बाद हमसे 2 महीने का हिसाब ले रहे हैं। वेट एंड सी। आगे इलेक्शन होगा तो अवाम अवाम जिसके हक में फैसला करेगी। अब हम एक दूसरे को कितना बुरा भला कह लेंगे, लोग सुन सुन के तंग आ गए सॉरी, इतना बुरा भला कहेंगे। रजवाना साहब, आपकी बातें बड़ी जबरदस्त, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। जमात के बाकी लोग भी जो हैं वो इसी तरीके से सोच सकें। और मौशी इस्तेहकाम कब आएगा? जब सियासी इस्तेहकाम होगा। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इकॉनमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हुकूमत को आखिर क्या फैसले करने चाहिए, जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। और यकीनी तौर पे इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि जितने भी इकदाम अभी तक किए गए हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उसका तमाम तर बोझ जो है वो अवाम पर आ रहा है। और यहाँ बात खत्म नहीं होती, आने वाले दिनों में ये बोझ मजीद बढ़ता चला जाएगा। अब्बासी साहब, एक बात जो रफीक रजवाना साहब ने की, पहले तो उसका जवाब चाहूंगी कि वो कहते हैं पार्लियामान में आ जाएं, बात करें, डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर। और ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई मैं रिएक्शनरी होकर बात नहीं करना चाहता, मैं जो है वो पोलाइट जबान में बात करना चाहता हूं। वो बहुत सारे उनकी जमात के लोग जो हैं वो काफ़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। रजवाना साहब ने अग्री नहीं किया उससे। सो क्या चीज़ माने है इसमें कि आप लोग आ जाएं, पार्लियामान में बैठ जाएं और एटलीस्ट चलें, सियासत तो होती रहेगी, मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, आप लोग भी होंगे, सियासत करेंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा सादिया, मैं एक शेर से रजवाना साहब को जवाब देता हूं कि हम आह भी करें तो हो जाएं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। यानी ये देखें कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, कि देखें ना जी, बैठ के बात करते हैं। आज आप कह रहे हैं कि जी मुआशी बहरान है, आपने मान लिया, उसके पीछे सियासी बहरान है। मुझे आप सियासी बहरान में ठीक बिहेव करने की बात कर रहे हैं। आपने खुद क्या किया? ये जो कुछ भी बहरान आया वो आपको जब बाय से इशारा आया, आपने सियासी बहरान पैदा किया अदम एतमाद से। सारे स्टैट्स चेक कर लें, अदम एतमाद से पहले 16 अरब डॉलर के रिजर्व थे, आज 8 अरब के रह गए। नवाज शरीफ जब गए थे तो 9 अरब के थे, हम 16 अरब पे छोड़ के गए, आज आपके 8 अरब के।
उस बहरान के बाद आप देखें, आज आप कह रहे हैं आप बैठ जाएं, आप ही चुप करके बैठ जाते, हमारी हुकूमत 1-1.5 साल गुजरने देते, हम जिम्मेदार थे, हमने मुल्क को टर्न अराउंड कर दिया था। हम आपको आपके स्टैट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक था। कौन कहता है बहरान था? कोई बहरान नहीं था, बहरान आपने पैदा किया। अब आप मीठी मीठी बातें कत्ल करने के बाद आप चाहते हैं कि मैं प्यार की बातें करूं। कह रहे हैं आपने मईशत को बर्बाद किया और नहीं सुने ना, तो किसने कहा था बारूदी सुरंग टक्कर मारे? चले मेरे वजीर ने कह दिया बारूदी सुरंगें थी, तो आपको किस अक्लमंद ने कहा था कि बारूदी सुरंगों में जाके सर देते? हम बारूदी सुरंगें फटते, हम जिम्मेदार होते, आज हम मुल्क को जवाब देते। आप तो यानी एक तो आपने साजिश की, आप उसका नतीजा ले लिया, आपने नैब के कवानीन ना सुने ना, वो हम जिम्मेदार थे ना। इन्होंने तो नैब के मरियम साहबा के केस, नवाज शरीफ साहब के केस, शहबाज साहब के केस माफ करा के आज मुल्क को वहां लेकर गए जहां मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे मुस्कुराने से और आपके प्यार करने से मसला हल नहीं होगा। हमें आप कहते हैं आप इनकॉम्पिटेंट थे। आप इनकॉम्पिटेंट नहीं, आप सुपर इनकॉम्पिटेंट है। आपको समझ ही नहीं आ रही। आप रिजर्व गिरते जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है, लोड शेडिंग आपसे ठीक नहीं हो रही, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और आपका नेहरू बांसुरी बजा रहे हैं। आप कहते हैं आए बैठे, क्या कर लेंगे हम असेंबली में बैठ के? असेंबली में गैर आईनी काम हो रहा है। आज आपने बजट पेश किया, असेंबली में आपने बजट पेश किया था जो 18 दिन पहले, वो तो प्रोविजनल था, वो तो आर्जी था। असल बजट आपने आज पेश किया, आईनी तौर पर 14 दिन लगने चाहिए। 14 दिन अगर आप नहीं करेंगे तो गैर आईनी होगा। सेनेट में इसकी पूरी डिस्कशन होगी। आपका तो ना कोई आईन है, ना कानून है, ना इखलाक है। मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि जो अदम एतमाद थी वो आईनी थी, आप सड़कों पे ना निकले। भाईजान, किसने आपको कहा कि सड़कों पे आना गैर आईनी है? सड़कों पे मैं उस गरीब के लिए निकल रहा हूं जिसके लिए आप हमदर्दी के बोल तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके गले पे छुरी चला रहे हैं। आपका मिफ्ता इस्माइल रोज टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहा है और आप यहां बैठ के हमदर्दी की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है कि एक बजट आया और उसके बाद जो है वो टैक्सेस जो हैं वो लगते चले जा रहे हैं। रफीक रजवाना साहब, एक बात बताइए कि ये तो इससे तो कोई भी सियासतदान इनकार नहीं करता। पहले आपकी बात से इलेक्शन में जाना जो है, जी चलें, फरमाइए, जवाब देना चाह रहे हैं उनकी बात का, फरमाइए। मेरा अंदाजा था कि शायद अब्बासी साहब जो है मेरी इस गुफ्तगू के बाद कोई नरम लहजा रखेंगे, नाराज हो गए तो मैं एक शेर पे ही जवाब देता हूं। बुत हमको कहें काफिर, चले शेर और शायरी अल्लाह की मर्जी है। जी ठीक है जी, नहीं, शेर का जवाब शेर से दिया, ठीक है जी। अब बात यह है कि जो गुफ्तगू अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, जिस अंदाज में फरमा रहे हैं, उनका अपना एक राइट है। मैं ये कहता हूं कि 2-2.5 महीने में हमसे परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, हमें काम करने दें, नंबर 1। नंबर 2, एक तरीकाकार होता है कि आपका मौक़िफ़ अगर है कि जी वो साइफर लहराया और साजिश हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जितना अरसा केस चलता रहा, कोई साजिश का बयानिया अदालत में, मैं थ्रू आउट अदालत में मौजूद रहा, कोई साजिश का बयानिया नहीं आया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कि साजिश नहीं, और बार बार उस कमेटी ने और DG ISPR ने उसकी वजाहत की। इनका अपना एक मौक़िफ़ है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे तो साल पहले पता लग गया था कि अदम एतमाद आ रही है। मैंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने जब अदम एतमाद की बात आई तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है जी। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें हमें कोई अपने मौक़िफ़ देने की जरूरत नहीं, इनके अपने बदलते हुए मौक़िफ़ ही काफ़ी है। फिर उसके बाद देखिए, इक़्तिदार से हट गए। इक़्तिदार की क्या हवस इतनी होती है कि इससे तो बेहतर था आदम एतमाद से कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। तो ये ऐसी तलख हकायक हैं जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के और इनके दूसरे मुअज़्ज़ज़ अराकीन की तरफ से जो बयान आया था उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। अब बात ये रही कि ये कीमतें बढ़ गई। आप ये देखें, पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में, तेल की कीमत बढ़ गई, और आप रोज 200 रुपए का माल मंडी से लाएं और 100 रुपए में बेच दें, आखिर कब तक बेचते रहेंगे? हाँ, पीछे मसाइल हो, बिल्कुल ठीक है, सब्सिडाइज करते रहें। ये अनटारगेटेड सब्सिडी दे गए पेट्रोल पर, लोगों को एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐलान करके वो तेल की कीमत कम कर गए, और उसके बाद आके अजाब फिर पड़ गया आवाम पर। तो मैं ये समझता हूं कि हकायक से हटेंगे। लीडरों का ये काम नहीं है
कि झूठ बोल के इतना झूठ बोले कि लोगों को सच लगे, और जो सच बोलने वाले जितना सच बोले लोगों को झूठ लगे। रोज नया बयानी अगर मैं बनाऊंगा, रोज नई बात करूंगा, माफी चाहता हूं, तो कब तक मेरी बात चलेगी? अब सियासत इस नेट पे आ गई है, जितना झूठ बोले वही ठीक है जी। अब देखें सियासत में माजरत के साथ मैं एक इंडिपेंडेंट सोच की अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है, और इतनी ज्यादा सियासत में जितनी कि कोई राय तक बात महदूद नहीं रह गई। आप गालम गलोच पे लोग हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं। बट मैं एक चीज रफीक रजवाना साहब, वासी साहब, दोनों से आपका मौका चाहूंगी कि ये जो बार बार आप कह रहे हैं कि हम 2-2.5 महीने में ऐसा क्या हो गया, अभी तो काम कर रहे हैं, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम तो पहली बार हुकूमत में आए हैं, 3-3.5 साल के बाद हमसे क्यों जवाब मांग रहे हैं? ये जिन्होंने 30-35 साल मुल्क पे हुकूमत की है उनसे जवाब मांगे। आज फिर वही बातें हो रही हैं जो पिछले दौर में, उससे पिछले दौर में सुनते आते हैं। जवाब तो आवाम मांगती है। फर्नेस ऑयल, कोयले पे बिजली बनाएंगे, डैम बनाएंगे। जी फरमाइए। जवाब तो आवाम मांगती है। जवाब हमसे भी मांगना उनका हक है, जवाब हर हुकूमत से मांगना उनका हक है। अब देखना हकायक है। अगर मैं हकायक को मसख करके अवाम को मैं एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई गलत बयानी कर दूं और अवाम उसको सच समझे, तो मेरी तो जो गुजारिश ये है कि अदम बर्दाश्त का एलिमेंट खत्म करें या उसको मिनिमाइज करें। अब तो बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया है, तो सियासत क्या करेंगे? बर्दाश्त को बढ़ाइए, तनकीद को बर्दाश्त करें, उसमें जो जायज तनकीद हो, जो कंस्ट्रक्टिव और तामीरी तनकीद हो उसको देखें, उसमें कोई अच्छा पहलू भी देख लें। कोई पार्टी हो, मेरे ऊपर कोई तनकीद करे, हमारी पार्टी पर, हमारे पीडीएम पर तनकीद करे, तो चाहिए उसमें अगर कोई अच्छी बात है तो उसको देखना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ब्लेम गेम जो है वो पाकिस्तान को तबाह कर रही है, पाकिस्तान में सियासी काम कर रही है और उसको मल्टीप्लाई हो रहा है उससे पास अंदर। ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, जिस तरीके से मैं रफीक रजवाना साहब से या पीएमएलएन के लोगों से ये सवाल जब करती हूँ कि जी आप लोगों ने अगर इतना बुरा हाल कर दिया था पीटीआई ने, तो फिर आप लोगों को हुकूमत लेने की जरूरत नहीं थी, आप तो सीधा इलेक्शन का इंतजार करते और बाय फार आई वुड से कि इनको उसमें बढ़तरी हासिल होती। अगर वाकई ये महंगाई के इश्यूज और अगर आप लोगों की हुकूमत रहती तो आपको भी यही इकदाम करने पड़ते, आईएमएफ की शराइत पूरी करनी पड़ती। बट अब यही सवाल आपसे है कि आपकी हुकूमत गई तो आप इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं देखते, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे क्यों नहीं देखते कि ठीक है ये अगले साल तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, चलाएं, यही हालात रहे, इनसे इकोनॉमी अगर नहीं संभली तो पॉलिटिकली तो आप लोगों का फायदा है, जब अवाम में जाएंगे इलेक्शन में तो आप लोगों को उसका फायदा होगा। बड़ी मतलब मैं सादिया साहिबा बड़ी सख्त दिल से आपने बात की है कि 11% महंगाई थी हमारे दौर में, अब 28% महंगाई हो गई है, गरीब आदमी क्रश हो गया है और मैं सिर्फ खुश हो जाऊं कि मेरा सियासी फायदा है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी की बात है कि जी मैं कहूं कि ठीक है जी अब महंगाई ज्यादा है, अब लोड शेडिंग ज्यादा है, अब बैड गवर्नेंस ज्यादा है, कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं खुश हो रहा हूं। मुझे कोई खुशी नहीं है, मेरी सियासत गई एक साइड पे, मैंने पाकिस्तान को देखना है, अगर पाकिस्तान रहेगा तो मैं सियासत करूंगा ना। अब मेरे भाई ने कहा ठीक है बट इमरान खान साहब के बकौल अगर ये कल भी चले जाते हैं, रफीक रजवाना साहब की जमात चली जाती है तो आप लोग आएंगे भी, तो आप लोग तो वही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हाल 2-2.5 महीने में इतना कर दिया है कि हम आते ओवरनाइट चीजें नहीं सही कर सकेंगे, तो फिर आप लोग भी वही काम कर रहे होंगे ना अगले इलेक्शन तक, जिसका नुकसान होगा आपको इलेक्शन में। देखें ना, मेरे पास तो स्कोर कार्ड है ना अपने 3.5 साल की कारकर्दगी का, मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने गिनवाई हैं चीजें कि 6% की ग्रोथ है, रिकॉर्ड है, सब चीजें, हर चीज का रिकॉर्ड है। और हम नहीं कह रहे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो इक्तिसादी सर्वे जारी किया वो कह रहे हैं। अब इन्होंने क्यों किया ये मुझे कह रहे हैं बर्दाश्त करें, भाई आप बर्दाश्त कर लेते 1.5 साल, हम जिम्मेदार होते। हमने साइफर लहराया मेरे भाई, हमने साइफर लहराया नहीं, साइफर लहराया, आपने कहा साइफर झूठा है, उसका वजूद ही कोई नहीं, वो सच्चा निकला। आपकी 2 दफा आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको सच्चा कहा, आपके उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सच्चा कहा, आपके जो आपके सुप्रीम कमांडर आपके जो हैं आर्म फोर्सेस के सदर पाकिस्तान, उन्होंने उसको खत लिखा, आपके स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने खत लिखा। आज हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो जरूर इस मसले का हल करें कि क्या यह साजिश हुई है कि नहीं हुई। चले ये एक डिबेट है, लेकिन साजिश का असर क्या हुआ?
मेरे पे क्या असर हुआ कि 10% वाली महंगाई आज 28% पे चली गई। मुल्क में जो लोड शेडिंग थी वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बिजली आपने 45% महंगी कर दी, आप कहते हैं मैं बर्दाश्त करूं, मैं हंसता रहूं। गैस आपने महंगी कर दी, वो आईएमएफ के प्रोजेक्ट में नहीं थी। हम आईएमएफ में जाते हैं, आपने कहा जी ये पीटीआई आईएमएफ है, आप उसी मुआहदे को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारा मुआहदा नापाक था, आपका मुआहदा पाक है। हम जो काम करते रहे आपने सब उल्टे कर दिए। आज आप जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था उसको आप कट करने जा रहे हैं। हमने जो कंस्ट्रक्शन का बूम लेके आए थे आज आप उसको रिवर्ट कर रहे हैं। तो हमारी 6% ग्रोथ को आप 8% लेके जाए ना, फिर तो हम मुकाबला करें। आज तो ग्रोथ 3% है, आपके सारे फिगर झूठे हैं। आप 11% इन्फ्लेशन का आपने टारगेट रखा है। तो मुझे बताएं ना, पाकिस्तान बर्बाद होगा तो मैं आपसे आप यहां से क्या बातें करूंगा? कैसे हम मैंने आपकी बात पाकिस्तान को आप डुबो रहे, ना आपका तजुर्बा है, ना आपको समझ है, ना करें आप हंस के बाद रफीक साहब से। लेकिन मेरा फिर एक सवाल देखें, ठीक है, आप कहते हैं कि ऑब्वियसली हम इतने सख्त दिल नहीं हो सकते कि अगले इलेक्शन तक इंतजार करें ताकि इनका सियासी नुकसान हो जाए, अवाम में जाए। तो नहीं, महंगाई है, गरीब मर रहा है सादिया, अगले इलेक्शन तक अगर ये रखते हैं तो और हालात बुरे हो जाएंगे। अवाम की बात कर रहे हैं, बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगेन इस चीज को कैसे आप यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ और शफाफ हों? रफीक रजवाना साहब, हमारी हिस्ट्री ऐसी अच्छी नहीं है, कोई खुशाइन नहीं है। हर हारने वाली जमात जो है वो एहतजाज करती है, धांधली का राग अलापती है, नहीं मानती नताइज को। आप लोग जो तरमीम लाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर जो मौकफ रखती है वो आप सुन चुके हैं। जो ये लोग ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग राइट लाए थे उस पर आप लोगों का एतराजात थे, आपने खत्म कर दिया। तो अभी भी कहीं ऐसी कोई सूरत बनती या कोई मिडिल ग्राउंड नजर तो नहीं आ रहा कि जिसपे अगर इलेक्शंस आज, कल, परसों, अगले साल जब भी होते हैं कोई नताइज तस्लीम कर सके? देखिए, इसका बड़ा जवाब है कि 17 जुलाई को पंजाब में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। 17 जुलाई को पंजाब में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सूबाई असेंबलियों के जी। उसका अभी से वावेला शुरू हो गया कि धांधली होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी कंसेंट से अपॉइंट हुआ, जिसके बारे में बड़े बड़े जमीन आसमान के कलाबे में लाए गए। इनके वजीरों ने बड़ी तारीफ की, ठीक है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से अपॉइंट हुआ, उसके बाद उसी पर एतराज शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास ममनुआ फंडिंग केस चल रहा है पीटीआई का। उसका जो भी फैसला हो, हमें नहीं पता क्या फैसला होता है। उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसको लाए, उसने डस्का के इलेक्शन में इंसाफ से काम लिया और आपके सामने बात आई। आज ये देखें, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये कहते हैं कि आपने कहा जी कल को धांधली खुदा न खासा हो ना हो, हारने वाली पार्टी नहीं मानेगी। यही तो कल्चर पाकिस्तान से निकाले। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने धरने दिए, सारा कुछ किया पहले, और उसके बाद निकला क्या? हल्के खुलवाए 4, क्या निकला? वो एक प्लान था, उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अब कामयाब हो गए थे। फिर उसके बाद डूबते पाकिस्तान को संभाला देने के लिए हमें आना पड़ा। इस वक्त यही कुछ होना था अगर इनकी हुकूमत होती। इनसे संभलना नहीं था। 3 वजीर खजाना बदले, कई अफसर बदले, कई इनके जो है ना बड़े बड़े मशीर बदले गए। और फिर खान साहब ने खुद कहा, पहले कहते थे हमारे पास माशी टीम है, हम वी आर वेल प्रिपेयर्ड। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं था हुकूमत कैसे होती है, हमें तो तजर्बा ही नहीं था। और उसके बाद आप ये देखें, इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। देखें किस किस मुल्क के साथ आप बिगाड़ डालेंगे। ये गुलामी वाली बात, अमेरिका की गुलामी, ये अवाम में ये कार्ड बिकता है। अवाम को एंटी अमेरिका की बात करें, अवाम को एंटी इंडिया की बात करें, अवाम को इस्लाम की बात करें, वो तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी को इस्लाम के साथ देना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मगर आप ये देखें कि अमेरिका का शोर मचा के लोग जो है ना ज़हनी तौर पर इस कार्ड को कबूल करते हैं। दुनिया में माशी तौर पर आप कहाँ गए? उसके बाद खारजा पॉलिसी का क्या हशर कर दिया। रूस का शोर मचाया जी, वो हमें 30% पे तेल कम दे रहा था, निकला एक खत, उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ी। मिलता है तो हम लेने के लिए तैयार हैं, उसका एक टेंडर होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कर लें रशिया से बात। अगर वाकई उम्मीद है 30% कम पे गंदम मिल जाए, तेल मिल जाए, तो आप लोग बात आगे बढ़ा लें। सुन तो ले मैडम, सुने ना,
गंदम की तो हो रही है बात, यूक्रेन से भी बात हो रही है। बात यह है कि तेल का भी टेंडर होता है, ओपन इंटरनेशनल टेंडर होता है। जो पार्टियां दिलचस्पी लेती हैं वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं। आप कोई टेंडर ही ना दे तो फिर क्या करें? और उसके बाद पीएसओ के अलावा बाकी तमाम कंपनीज, फॉरेन कंपनीज हैं, वो अपनी जो सवाबदीद के मुताबिक वो तेल लेती है। बिल्कुल जहां से सस्ता मिलना चाहिए। एक रूस का दौरा, उसका भी इतना वावेला कर दिया। बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम को वजीर आजम की तरह काम करना चाहिए। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। अवाम को डिलीवर नहीं करेंगे, हर बंदा जाएगा, ही विल फेस द म्यूजिक। अवाम के पास जाएगा, उसको वोट जब मांगने जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मुझे इसी नोट पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हम कर रहे थे कि इलेक्शंस के हवाले से जितने भी इकदाम हर हुकूमत में लिए जाते हैं, यकीनी तौर पे अपोजिशन में बैठी जमातों को कहीं ना कहीं उस पर एतराजात होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई, उस पर जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, पीपल्स पार्टी का, दीगर जमातों का मौकफ रहा, वो हमारे सामने। और हुआ क्या कि इक्तदार में आते ही उसके बरक्स इकदाम किया गया। ऐसी शिकें जिन पर एतराज था उनको खत्म किया गया। अब अब्बासी साहब, यही चीज जो है वो आप लोग कह रहे हैं जो ये लोग कहते थे जब ये ऑपोजिशन में थे। सो मुझे बताएं कि क्या ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका क्या हो सकता है कि जिसपे इलेक्शंस पे एटलीस्ट नताइज पे तमाम जमातें अग्री कर सकें? अच्छा सादिया, हमारा इलेक्शन कमीशन पे जो एतराज है वो 3-4 बड़ी वाज़ेह बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि जिस तरीके से पंजाब में ये गवर्नमेंट चेंज हुई, वो सारा आपके सामने है कि लोटे बने और हमारे 5 लोग जो है वो डी सीट हुए और अगले 5 का नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो रहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब ये बड़े सबको पता है कि जब वो रिजर्व सीट वाले लोग हैं अगले जाते हैं तो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो नए आ जाते हैं, वो डी सीट हुए नए आ जाएंगे। उस पर इलेक्शन कमीशन लेतलाल से काम ले रहा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां ये ममनुआ फंडिंग वाली बात है तो बाकी जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पीछे छोड़ के पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। आज जो बाय इलेक्शन हो रहा है यहाँ पिंडी में भी, यहाँ काउटा में इलेक्शन हो रहा है, मेरे नीचे इलेक्शन हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सरेआम बगैर टेंडर्स के हुकूमती फंड से काम जारी है। जो इलेक्शन कमीशन को हमने बारहा बताया, वो कोई उस पर नोटिस नहीं दे रहा। जिस तरीके से हल्का बंदियों में आने वाले इलेक्शन में जो वोटर का आगे पीछे किया और ब्लेटेंटली नहीं आपका जो कवानीन है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और किसी जगह पे कोई एक्शन नहीं है और एक वन वे इसका यानी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये हुकूमत जो है वो पीटीआई के लोटों पे बनी हुई है और लोटे जो अगर डी शीट होते हैं, नए आते हैं तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे जेन्युइन कंसर्न है। मुझे बताएं, कोई हुकूमत आज 2022 के आखिर में ईवीएम से डरती है, कोई हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोटों से डरती है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन चाहते हैं? या जो हुकूमत जो आप कमरों से बाहर नहीं निकल सकते, जो इतने बदनाम हो चुके हैं कि ये इतनी महंगाई, इतनी इनकी बैड गवर्नेंस, इतनी इनकी करप्शन के केसेस, इन्होंने एनआरओ लिया, तो ये सारा इनका। लेकिन मुझे एक और अब्बासी साहब, लेकिन देखें ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप लोग पार्लियामान में बैठे होते तो आप लोग यकीनी तौर पे इनके इक़दामात में की राह में एटलीस्ट कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर सकते थे। अब आप लोगों को जिन जिन चीजों पर एतराजात हैं, अहम पोस्टिंग्स हैं, तैनातियां हैं, चेयरमैन नैब का मामला हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो गया, जिन पर आपको एतराज है, वहां पे आप कहते हैं कि जी राजा रियाज को बिठा दिया डमी ऑपोजिशन लीडर। आप लोग होते, आप लोगों की मुशावरत के बगैर, ऑन बोर्ड होने के बगैर ये लोग वो काम ही ना कर सकते। आप लोगों ने मैदान खुला छोड़ दिया इनके लिए। हम सेनेट में मौजूद हैं, अब सेनेट में इन्होंने बजट पेश करना ये नहीं कर रहे क्योंकि इनका आईन कानून से लेकिन ये लॉजिक क्या है? अब्बासी साहब, आप कहते हैं हमने चोरों डाकू लुटेरों के साथ नहीं बैठना, तो वो चोर डाकू लुटेरे यही जमातें सेनेट में नहीं है, पंजाब असेंबली में नहीं है जहां बैठे में, सिर्फ नेशनल असेंबली में थी जहां से आपने बाहर निकलना था।
देखिए, नेशनल असेंबली में हमारे लोगों को सादिया एम्बेसीज में बुला के उनको चेंज कराया गया, उनके जमीर खरीदे गए, उनको सिंध हाउस में ले जाया गया और नेशनल असेंबली में रिजीम तो वो तो पंजाब के लोगों को भी बुलाया, वहां क्यों बैठे? वहां पे हमारे लोगों नहीं सुने वो तो पंजाब में भी हो रहा है, फिक्र ना करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नेशनल असेंबली में हमारा असूली वहां से भी रिजाइन करने लगे कि अमेरिका की साजिश के बाद हमारे लोगों को, पीटीआई के लोगों को आज ये ऑपोजिशन बना के हमारी सारे कानून, सारे अखलाकियात के बरक्स आज राजा रियाज साहब जिन्होंने नून लीग का टिकट लेना है वो अपोजिशन लीडर हैं और शहबाज साहब जिन्होंने टिकट देना है वो हुकूमत है। और जनाब तू मैं को मलक आख मैं ते को मलक आखा, राजा रियाज साहब जो है ना वो एतराज करते हैं और ये एतराज मानते हैं। अच्छा। एक मजाक बनाया हुआ है कानून का। बजट आज इन्होंने पेश किया आज, और बजट अगर 14 दिन उस पर डिस्कशन ना हो वो बजट ही गैर आईनी है, गैर आईनी सारे काम कर रहे हैं। इस तरह के निजाम में हम बैठ के क्यों हमें गैर आईनी? ठीक है आप रफीक रजवाना साहब आप ये कह रहे थे, लोग इनसे इंतकाम लेंगे। आप ये कह रहे थे पार्लियामान में वापस आ जाएं, वो तो अब्बासी साहब ने एक और खबर दे दी कि पंजाब असेंबली से भी निकलने की तैयारी हो रही है। देखें जी, निकलें, बिस्मिल्लाह करें। अगर ये इस तरह का काम करते तो शायद इनके लिए बेहतर होता कि पंजाब असेंबली भी छोड़ देते, केपीके को भी तोड़ देते और उसके बाद जो है ना ये सेनेट से भी इस्तीफा दे देते। जाके ऐवान इकबाल में कर रही है तो पंजाब असेंबली कर रही है, असेंबली बिल्डिंग में तो इजलास भी नहीं कर रहा। अब्बासी साहब मुझे जरा मौका देंगे आप? देखिए, हम ये सारी गुफ्तगू में हम एक दूसरे पर अगर इल्जाम तराशी करते रहेंगे इससे हमारे नाजरीन को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। हमारे मुल्क को, मेरे समेत हम जो बातें कर रहे हैं शायद कोई फायदा हासिल ना हो। इस क्राइसिस के दौर में हमें चाहिए कि कुछ तो, अव्वल तो सारी हक की बातें कर रहे, चलो सियासी मजबूरी है अब्बासी साहब की होंगी, अब अपोजिशन में इनकी क्या मजबूरी होगी बेचारों की। हम हुकूमत में शायद हमारी कोई मजबूरी हो, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पार्टी का वर्कर हूँ। बात यह है कि इलेक्शन की बात हो रही थी, ईवीएम की अभी पूरी तैयारी नहीं थी। प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, उनको वोट का हक देना जरूरी है। उसका मैकेनिज्म कहीं तैयार नहीं हो सका अभी तक। ठीक है जी। अच्छा, जहां तक दूसरी जमातों के फंडिंग का केस है वो बाद के केस हैं, वो बाद के वक्त के हैं। पीटीआई का केस 8 साल पुराना चल रहा है। हम तो कहते हैं सारी जमातों का फैसला हो और होगा। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई का हो, पीटीआई का केस हो तो मतलब है कि इनके खिलाफ अगर इनको खदशा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब। ठीक है जी। अगर वही सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई फैसला करे तो रात को 12 बजे अदालतें खुलने का ताना, अगर रात को 12 बजे शीरी मजारी साहिबा का केस लग जाए उसका ताना नहीं है। अच्छा है, उनको भी इंसाफ मिल गया। अब बात यह है कि जब अपने हक में हो वही अदालतें ठीक है, जब अपने खिलाफ हो वही अदालतें खराब है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री इस बात की गवाह है। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, बहुत सारी इलेक्शन रिफॉर्म जो है ना होनी चाहिए थी। मैं खुद बतौर सेनेटर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर रहा हूं और अब पार्लियामेंट में जैसे आपने भाई साहब को कहा कि आप पार्लियामेंट में होते, राजा रियाज साहब की बात करते हैं, वो ना होते अपोजिशन लीडर। आज इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर होते। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन लीडर ज्यादा मौसर रोल अदा कर सकते। ठीक है। अब ये सारे वावेले को सुन लें आप, बसद एहतराम, सारे वावेले को सुन लें। वावेला ये है कि अदम एतमाद क्यों हुआ, मुझे क्यों हटाया, और ये हो जाता और वो हो जाता, फलां हो जाता। इस वक्त एक मैच्योर सियासतदान के तौर पर, मोर मैच्योर सियासतदान के तौर पर हर सियासतदान को एक किरदार अदा करना चाहिए। और मैं तीसरी बात जो कर रहा हूँ बड़ी अहम है, बाकी प्रोग्रामों में मैं इसको रिपीट करता हूँ। इस वक्त 70% वोटों वाले या 69% वोटों वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, असेंबली, नेशनल असेंबली में बैठे हैं। ठीक है जी। 30% या 32% वाले इमरान खान साहब की जमात सड़कों पे है। ठीक है जी। अच्छा है, कंटेनर पे हैं, सड़कों पे हैं और अपना एहतजाज कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो है इस 30% वोटों वाली जमात का यरगमाल बन जाए? ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो मेजॉरिटी है आवाम की नुमाइंदगी करती है वो तो पहले ही पार्लियामान में बैठी हुई। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। रफीक रजवाना साहब आपका और सदाकत अली अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।